आप सभी को गुड इवनिंग। आज हमारी बीपीओ की दूसरी क्लास है। आज से हमारी कल पहली क्लास हो चुकी है। आज हमारी सेकंड क्लास है और हम इस समय पढ़ रहे हैं सिलेबस का जो पहली लाइन है, परंपरागत जो हमारी पंचायतें हैं और उसके बाद जो ब्रिटिश काल में इसका विकास कैसे हुआ, हम इसके बारे में पढ़े। तो हमने कल कुछ चीज़ें समझी, जैसे यदि हम क्विक। जी, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ यदि आपके पास सुझाव हो तो आप हमेशा सुझाव देते रहिए। कल आपके सुझाव बहुमूल्य थे। आवाज़ के लिए कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, तो आज कोशिश की जाएगी कि आवाज़ तेज ही मिले आपको, जैसे यूट्यूब में अन्य चैनल प्रदान करते हैं। यदि कोई और सुझाव हो तो देते रहिएगा। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है, ताकि हम अपना स्वयं का एवोल्यूशन करते रहें और आपको बेस्ट से बेस्ट मटेरियल और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवाते रहें, जो आपकी परीक्षाओं को आसान बनाए और आपको उस परीक्षा को उत्तीर्ण करने, हो सके तो आप टॉप भी कर सकते हैं। अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो वो भी हो जाएगा। सब दुनिया में सब चीज़ पॉसिबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो कल का जो क्वेश्चनिंग, जो कल का हमारा पहली लाइन थी, परंपरागत पंचायत। परंपरागत पंचायत, चूंकि परंपरागत पंचायतें शब्द में ही इसका इतिहास है। आपसे सीधा नहीं पूछा कि पंचायतों का इतिहास क्रम क्या है या इनका विकास क्रम क्या है। उन्होंने कह दिया परंपरागत पंचायतें। सीधा सीधा एक लाइन है। इसका मतलब आपको समझना होगा कि इसके पीछे का आशय क्या है। जो इसका आशय समझने में सबसे महत्वपूर्ण आपके काम आ सकते हैं, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने वैदिक काल से लिए, मौर्य काल से लिए, गुप्तोत्तर काल से लिए, गुप्त काल से भी लिए हैं, कुछ संगम काल से भी क्वेश्चन मिलते हैं, विजयनगर है। तो ये छोटे छोटे साम्राज्य हैं, जो उत्तर भारत में हो चाहे दक्षिण भारत में, या संपूर्ण भारत की बात हो, तो जो भी स्थानीय शासन था, जो भी वहाँ का नगर प्रशासन था, उसके बारे में कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, स्टेप स्टेप बाय स्टेप कैसे इसका विकास हुआ, और अंततः जो ब्रिटिश काल था वहां पर इसका क्या विकास हुआ, तो हम सारी चीजें इसी के तहत ही पढ़े। तो कल मैंने बताया था कि इसके पीछे क्या कारण था, तो यही सबसे पहले कारण निकल के आया कि जो आर है, आर के साथ जो लड़ाकू कबीले आए, उनसे टोलियां बनी, फिर टोलियां बनने के बाद ही छोटे से कबीले से बड़ा कबीले का ग्रुप बना, और इन्हीं का सब कबीला कबील कबीला वाला कबीला, बहुत सारे कबीले बने। उसमें एक सरदार होता था, फिर वही मुखिया होता था जो निर्णय लेता था, आपस में सहमति करते थे। जो वर्तमान में भी आप नगर निगम या नगर पंचायत की मीटिंग में देख सकते हैं कि मोशन पास होते हैं, प्रस्ताव पास होते हैं, या अपनी बात रखी जाती है और फाइनल में एक रेजोल्यूशन पास करके उसको काम करवाया जाता था। वो वैसी प्रणाली हमें आज भी किसी न किसी रूप में दिखती है। तो वही है, आर आई अपनी प्रणाली स्थापित की। उसके तत्वों को हमने धीरे धीरे करके, जो हमारे भारतीय राजा थे, उन्होंने अपने प्रशासनिक व्यवस्था में इसका उपयोग किया। कल हमने पढ़ा है जो वैदिक पीरियड था या वैदिक काल था, उसमें कैसी व्यवस्था थी, जो हमने चार प्रकार की व्यवस्थाएं पढ़ी। उसके बाद हमने देखा कि उत्तर वैदिक काल में रामायण और महाभारत जैसे भी प्रारंभ हुआ, लिखना लेखन प्रारंभ हुआ। हम वहां पर एक महाकाव्य काल का संदर्भ ले लेते हैं और उसके बारे में डिटेल से कल पढ़ लिए। हमने हिस्ट्री का पहला चरण ये था, फिर इसके आगे महाकाव्य था, फिर इसके आगे हम देखेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप पंचायतों का विकास हो, पंचायती संस्थाएं हो, समितियां हो या नगर प्रशासन। तो इसके बाद तीसरा है, इंपॉर्टेंट है, तीसरा है क्योंकि इसके बाद महाजनपद काल आया, महाजनपद के बाद ही मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। मौर्य, मौर्य के बाद मौर्योत्तर, मौर्योत्तर साम्राज्य का उदय हुआ। चूंकि हम देखेंगे कि मौर्य और मौर्य साम्राज्य में, दोनों में, मौर्योत्तर साम्राज्य में ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा थोड़ा उनकी प्रशासनिक व्यवस्था में अंतर है, लेकिन चूंकि ये क्रमशः स्थापित काल हैं, तो इनमें कुछ ना कुछ विशेषताएं हमेशा समाहित रही हैं। तो हम इसको देखते हैं कि डिटेल से इसकी डिटेलिंग कैसे आगे करेंगे। मौर्य के बाद आगे हम गुप्त और गुप्तोत्तर भी देख लेंगे।
क्योंकि उसी के सीक्वेंस में चलेंगे तभी हम पंचायतों के विकास क्रम को अच्छे से समझ पाए। ठीक है, दिख रहा सबको? चलिए हेडिंग बनाते हैं और आज से इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं। मौर्य काल एवं मौर्योत्तर काल। में स्थानीय स्वशासन का विकास। देखिए, चूंकि मौर्य काल में ऐसा माना जाता है कि यदि मौर्य काल की स्टडी करनी है तो आपको सबसे उसका बेस्ट सोर्स है जो कौटिल्य थे, जिनका नाम विष्णुगुप्त था। उन्होंने एक बुक लिखी अर्थशास्त्र। उन्होंने एक बुक लिखी अर्थशास्त्र। यदि आप कौटिल्य या इन्हीं का नाम था विष्णुगुप्त या इन्हीं का नाम बोल सकते हैं चाणक्य, इन्हीं के नाम। इनकी एक प्रमुख सर्व प्रमुख पुस्तक है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, अर्थशास्त्र। इस अर्थशास्त्र पुस्तक के में जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य में उसका राजा कैसा हो, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी हो, उसकी सामाजिक व्यवस्था कैसी हो, उसकी विदेश नीति कैसी हो, और जब किसी क्षेत्र में युद्ध लड़ना हो तो उसकी स्ट्रेटजी क्या हो, रणनीति क्या हो, इसके बारे में अर्थशास्त्र वृहद जानकारी देती है। और अर्थशास्त्र में ही आपको जो ग्राम पंचायत या ग्राम से ग्रामीण प्रशासन से संबंधित सभी प्रमुख बातों के बारे में निर्देश दिया, जिसमें मुख्यतः यहां का जो प्रमुख था वो छोटी छोटी समितियों के माध्यम से इस क्षेत्र पर अपना प्रशासनिक कार्य संपन्न करते थे और आम जन को सुविधाएं उपलब्ध कराते थे। तो आज ही हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र में इसके बारे में विशेषता कौन कौन सी बातें कही गई हैं। कभी कभी अर्थशास्त्र जो इंपॉर्टेंट बुक है उसके उससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट किसी न किसी एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो यदि यहाँ पर उसका जिक्र हुआ है तो इसमें थोड़ा सा हम इसमें थोड़े से एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पर ले लेंगे जो हमारे आने वाले एग्जाम में कभी भी काम आ सकते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र जो कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसकी तुलना मैकियावेली की एक पुस्तक है जो बहुत ही क्रांतिकारी पुस्तक मानी जाती है, उसका नाम है द प्रिंस। द प्रिंस। इस पुस्तक में यह बात कही गई है कि जो यूरोपियन समाज है, क्योंकि यूरोपियन समाज में हमेशा ये रहा है कि जो उसका स्ट्रक्चर का सबसे ऊपरी भाग, यदि प्रशासन की बात की जाए तो सबसे ऊपरी भाग पर धार्मिक संस्थाओं का बोलबाला रहा। धार्मिक संस्थाओं का बोलबाला रहा। मतलब राजा इंपॉर्टेंट नहीं था, यहाँ राजा की जगह पोप इंपॉर्टेंट था। राजा फिर आता था, फिर उसके नीचे उसकी प्रजा आती थी। तो इस धार्मिक संस्था पर जब पोप ही सर्वो सर्वे थे उस साम्राज्य के लिए, उस साम्राज्य की नीतियों के आखिरी क्रियान्वयन की मंजूरी देने के लिए, तो इस दार्शनिक ने, मैकियावेली ने द प्रिंस नामक पुस्तक में पहली बार कहा कि राज्य पर किसी भी तरह का धार्मिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। धार्मिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। कभी कभी आपसे सिंपल सा कभी कभी आपसे इसी पुस्तक की वजह से ही इस पुस्तक की तुलना प्रिंस की जो मैकियावेली की जो पुस्तक प्रिंस है, इसमें जब पहली बार धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के बारे में कहा गया
तो ऐसा माना जाता है कि जो इस पुस्तक है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना और जो इकोनॉमी की पुस्तक है, अर्थशास्त्र जो पुस्तक है कौटिल्य की, उनकी तुलना की जाती है कि जो भारतीय पुस्तक अर्थशास्त्र है जो यूरोप में प्रिंस है, उसमें तुलना इस बात की जाती है कि दोनों में प्रशासन को कैसे स्ट्रांग बनाया जाता, कैसे धार्मिक संस्थाओं से उसको अलग रखा जाता, ताकि प्रशासन की जो सुविधाएं हैं आम लोगों तक अच्छे से कैसे मिल सके। इसलिए कभी कभी या हमेशा आपने नाम सुना होगा कि का मैकियावेली भारत का मैकियावेली कौन है? वो है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, इन्हीं का नाम है चाणक्य। ये क्वेश्चन आता है, पूछते हैं कि भारत का मैकियावेली कौन है? मैकियावेली तो चूंकि वो दार्शनिक हैं, दार्शनिक की जो पुस्तक है उसी की पुस्तक की तुलना एक इनकी अर्थशास्त्र पुस्तक से की गई, तभी इन्हें ये उपनाम इनके सम्मान में दिया गया कि ये भारत के मैकियावेली हैं। हमने ये फैक्ट पढ़ा रखा होगा, लेकिन उसके पीछे की हिस्ट्री यहां है। ठीक है, देखिए अर्थशास्त्र में और क्या विशेषताएं हैं। अर्थशास्त्र की सर्वप्रमुख विशेषता ये है कि लगभग इसमें लगभग 15 भाग हैं, 15 भाग हैं जिन्हें अधिकरण कहा गया, और इस 15 भाग को बहुत सारे छोटे छोटे उपभाग में बांटा गया। वो उपभाग है 180, और इस उपभाग में 180 उपभागों में से लगभग 6000 श्लोक मिलते हैं। 6000 श्लोक, इस 6000 श्लोक का संपूर्ण जो ग्रंथ कहलाया वही अर्थशास्त्र कहलाया। कभी कभी पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उसमें कितने भाग हैं या कितने उपभाग हैं। ठीक है, क्योंकि भाग भाग मतलब वही चैप्टर होते हैं, फिर चैप्टर में सब चैप्टर होते हैं, यूनिट्स होती हैं, जैसे यूनिट होती हैं, एक यूनिट हो गई, फिर उसमें छोटे छोटे चैप्टर होते हैं कि अच्छा ये यूनिट हो गए, ये यूनिट के ये भाग हो गए। जैसे एनर्जी है, एनर्जी में भी काइनेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, ऐसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो देखिए 15 भाग में सबसे महत्वपूर्ण भाग शुरुआत के 6, 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि शुरुआत में ही जो नगर प्रशासन हो या स्थानीय प्रशासन हो या फिर वहां की न्याय प्रणाली हो या फिर राजा की जो विशेषताएं हो या फिर जो संपूर्ण राज्य के लिए जो सप्तांग सिद्धांत है वो कैसे कौटिल्य ने बताया था, इन शुरुआत के भागों में ही उसका जिक्र कर दिया जाता है। देखिए सबसे पहले कौन से, पहले भाग नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? भाग नंबर 1 में राजा की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, विशेषताओं के बारे में बताएगा। मतलब राजा बुद्धिमान हो, राजा स्वस्थ हो, राजा चालाक चतुर चतुर हो, वाक कौशल हो उनके, मतलब बोलने में हो निपुण हो, और उनके पास बल हो, युद्ध कला हो। चूंकि युद्ध कला इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि शुरुआत में जितने भी साम्राज्य स्थापित हुए सारे के सारे लड़ाइयों के माध्यम से लिए गए, किसी न किसी क्षेत्र को विजित करके ही हमेशा उस पर अपना राज्य स्थापित किया जाता था। समझिए पहले भाग में क्या लिखा, राज्य की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। दूसरा भाग क्या कहता है? दूसरा भाग स्पष्ट रूप से कहता है कि इसमें जो अध्यक्ष अध्यक्ष प्रणाली, अध्यक्ष प्रणाली का मतलब है जैसे आज में आप मिनिस्टर को देखते होंगे, जैसे हमारे भारतीय देश में यदि संसद की बात की जाए तो बहुत सारे मंत्रिमंडल बनाए गए। अब मंत्रिमंडल का एक प्रमुख होता है जिसको मंत्री कहते हैं या कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं। तो उसी तरह उस जमाने में अध्यक्ष प्रणाली हुआ करती थी। जैसे आपने स्कूल कॉलेज में देखा हो कि यदि किसी विभाग अध्यक्ष को ही अध्यक्ष बोल, जैसे संस्कृत का हो सकता है,
फिजिक्स का हो सकता है, केमिस्ट्री का, मतलब कहते हैं ना एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। उसी तरह जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे लगभग 36 के बारे में वृहद जानकारी मिलती है। इसमें से एग्जाम्पल के रूप में माना जाता है जो वाणिज्य विभाग का प्रमुख था उसे पर्णयाध्यक्ष, पर्णयाध्यक्ष के रूप में जाना जाता था। मतलब एग्जाम्पल के रूप में एक है, ऐसे ही 26 विभाग थे जो विदेश नीति हो या रक्षा हो इनसे संबंधित थे, नगर हो, प्रशासन हो, सारी चीजें इन्हीं से निकल के आती थी। ठीक है, भाग 2 हो गए। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में जो जुडिशियल, भाग 3 और 4 इसी में लिख लेते हैं, भाग 3 और भाग 4 में न्यायिक प्रणाली, न्यायिक प्रणाली, न्यायिक प्रणाली जो वर्तमान में आप मान के चलते हैं कि हमारे यहाँ दो तरह के कोर्ट होते हैं, एक होता है सिविल कोर्ट, एक होता है क्रिमिनल कोर्ट। सिविल में अधिकतर मुद्दे तलाक विवाह संबंधित, मतलब जिसमें लड़ाई झगड़े के चांस नहीं होते, वो सिविल में आते हैं। एक होते हैं क्रिमिनल कोर्ट। तो उस समय भी अर्थशास्त्र में इसका जिक्र है कि सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट क्या। ठीक है, और माफी चाहेंगे, थोड़ा सा काम था। देखिए, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट जो वर्तमान में देखने को मिलता है। इसके बाद जो भाग कितने हो गए, भाग 1 2 3 4 5 और भाग 6। भाग 5 और भाग 6 में स्पष्ट रूप से इनकी प्रशासनिक व्यवस्था और सप्तांग सिद्धांत के बारे में बताया गया। ये प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था शायद आपने हिस्ट्री में मौर्य काल में 18 तीर्थ के नाम सुने, जिसमें एक नाम आता होगा समाहर्ता, एक का नाम आता होगा सन्निधाता, जो राजस्व विभाग से संबंधित थे। समाहर्ता का मतलब था जो राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था, मतलब प्रमुख व्यक्ति कहते हैं। वहीं सन्नाध्याता क्या था? जो राजकीय कोषाध्यक्ष था, राजकीय कोषाध्यक्ष। देखिए, जो बीपीओ की क्वेश्चन आते हैं, बीपीओ क्वेश्चन में कभी सीधा सीधा आपसे ये नहीं कहेगा कि हम अर्थशास्त्र ये वाला क्वेश्चन उठा सकते हैं या मौर्य काल से ये वाला क्वेश्चन उठा सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि समाहर्ता और सन्निधाता के बारे में बीपीओ के क्वेश्चन आ चुके हैं। कहीं ना कहीं इनके बारे में आने की पॉसिबिलिटी आगे फ्यूचर में भी हो सकती है। जरूरी थोड़ा कि आप एक ही बार तैयारी कर सकते हैं, हो सकता है आपके भाई बंधु बाद में तैयारी करें, तो हो सकता है ये वहां से इनको कोरिलेट करें। देखिए, आप किताबें पढ़ते हैं, किताबों में हर बातें नहीं लिखी जाती। मेरा प्रयास है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझाऊं, क्योंकि हो सकता है कि आपको शुरुआत में बोरियत महसूस हो रही हो कि क्या पढ़ा रहे हैं, वही है, घिसा पिटा ज्ञान दे रहे हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सिलेबस को वृहद डिटेल से देखा गया है कि पूछने की पॉसिबिलिटी क्या रहती है। हमेशा जब उसेन बोल्ट, यदि आपके उसके रिकॉर्ड देखेंगे तो क्या हमेशा वो 100 मीटर की प्रैक्टिस करके जाता था? नहीं। उसकी आप डॉक्यूमेंट्री उठाइए, हमेशा उसने 200 से 300 मीटर की प्रैक्टिस की है, तब वो 100 मीटर के अपने रिकॉर्ड खुद बनाता था, खुद ही तोड़ता था। यदि आपको रिकॉर्ड बनाने हैं तो हो सकता है कि आपको
बोरियत शुरू शुरू में महसूस होती है, लेकिन मेरा प्रयास है कि आपके जो फ्यूचर ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो भी इससे फंस जाए। आपको क्वेश्चन तो मैं फंसाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आते हैं, आने की पॉसिबिलिटी रखते हैं, तो आप देखते रहिए, थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। और इसमें ही सप्तांग भाग 7 में सप्तांग का सिद्धांत है, जिसमें 7 प्रमुख पद नामों की बात चर्चा की गई है, जिसमें राजा है, उसके मंत्री परिषद है, क्षेत्र है, उसका किला होना चाहिए, सेना होना चाहिए, मित्र होने चाहिए, ऐसी उसकी विशेषताएं बताई गई हैं। तो मतलब इससे क्वेश्चन पॉसिबिलिटी कभी ना कभी पूछने की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है, क्योंकि ये समाहर्ता सन्निधाता इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में देख लीजिए। देखिए मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्य हो या मौर्योत्तर, इसमें स्थानीय स्वशासन प्रणाली कैसी थी? यदि आप इस प्रणाली को जानना चाहेंगे तो सबसे पहले आप क्या देखें, सबसे ऊपर क्या है? यदि आप वर्तमान में तुलना करें, चलिए ठीक है, एक साइड मौर्य रख देते, मौर्योत्तर रख देते, एक साइड वर्तमान रख देते, सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर है केंद्र, ये सभी को मालूम। केंद्र के बाद क्या आते हैं? प्रांत आते हैं। प्रांत मतलब, प्रांत उस समय राज्य कहलाते थे, प्रांत आते थे। फिर इसके बाद क्या आते हैं? छोटे छोटे राज्यों के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे मंडल बनाए जाते हैं। मंडल मतलब बहुत सारे जिलों का समूह होता है, उसे मंडल बोलते थे। और इसके बाद क्या होते हैं? मंडल के नीचे क्या आते हैं? जिला आते हैं। जिला के नीचे और क्या आ सकते हैं? जिला के नीचे और आते थे आपके नगर, और नगर के नीचे क्या आएगा? गांव या ग्राम। तो उस समय छोटे छोटे परिवर्तन इनमें किए गए, जैसे जिला को विषय कहा गया, और मंडल को कमिश्नरी कहा गया। आप भी देख सकते हैं कि कमिश्नरी प्रणाली शुरू हो चुकी है यूपी में भी। इनके केंद्र में क्या होता है? हमारे यहाँ वर्तमान में क्या है? केंद्र में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते, तो वहां राजा हुआ करता है। प्रांत में क्या होते थे? जो वहां के गवर्नर होते थे, जिन्हें कुमारा मात्य बोलते थे। इनमें अधिकतर राजकुमारों की नियुक्ति की जाती है। कमिश्नरी हो गया, विषय हो गया, विषय में विषपति, विषयपति। नगर में नगर का जो प्रमुख नागरिक, ग्राम का जो प्रमुख ग्रामणी, और भी इसके छोटे छोटे नाम। ग्रामणी के साथ ग्रामणी हो गया, और कहीं कहीं इसके महत्तर वर्ड भी मिलता है, तो ग्रामणी ज्यादा सुटेबल है, महत्तर बाद में आया, उससे थोड़ा सा एवोल्यूशन। तो देखिए ये प्रशासन की एक प्रणाली है, लेकिन जो पेपर में आपकी आती है वो ये आती है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन इंपॉर्टेंट, ये वाला, कि जिला, क्योंकि आप देखेंगे तो नगर पंचायत कहाँ आती है या जिला पंचायत कहाँ आती है? लोकल गवर्नेंस। इसलिए ये आपको पढ़ाया जा रहा है। मौर्य काल में समझ में आया, ये रिलेवेंट है, क्योंकि जब आप देखेंगे कि एवोल्यूशन किस तरह प्रशासन का हुआ, उसमें प्रशासन में आधारभूत जो मूल इकाई थी, यूनिट थी, वो गांव ही थी। गांव के ऊपर नगर रहते थे, नगर के ऊपर जिला रहते थे, जिला मंडल जैसे चीजें रहती थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हिस्ट्री को लिंक करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ताकि वो चीजें आपकी छूटे ना। ठीक है। देखिए एक चीज और, यदि आप देखें नगर और गांव, चूंकि नगर और गांव के बीच एक रेवेन्यू सिस्टम था। एक रेवेन्यू सिस्टम इसलिए था, देखिए आप इस पोर्शन को नेक्स्ट वाले पेज में देखें, नगर और यहां गांव मान, चूंकि नगर और गांव के ऊपर माना जाता कि मान के चलिए कोई 10 गांव, तो उस गांव के प्रमुख को गोप बोला गया।
जिसका प्रमुख काम था कि राजस्व का रिकॉर्ड, लेखन और रिकॉर्ड करना, मतलब कोई भी इसका बही खाता बनाना। जैसे आप पटवारी का नाम सुनेंगे, वर्तमान में जो पटवारी हैं उनका काम क्या होता, रेवेन्यू से चीजें चीजें कलेक्ट करके रखते हैं, जैसे लेखपाल होते हैं वैसे ही। 10 गांव हो गए, 10 गांव से ऊपर भी बड़े गांव हो सकते हैं, क्योंकि गांव है, छोटा गांव उसके ऊपर बड़ा गांव। तो मान के चलिए कोई गांव है 200, इससे कहा गया खारवटिक। इसके ऊपर भी हो सकता है, बहुत सारे गांव, छोटे गांव थे, बड़े गांव थे, और इसको मिलाकर कहा गया, बहुत सारे गांवों को मिलाकर कहा गया द्रोण मुख, जो लगभग इसका दोगुना था, 400। और इसी तरह ये प्रणाली आगे स्थापित हुई, और इनके बीच ये क्या करते थे, यहां से रेवेन्यू कलेक्ट किया, रेवेन्यू आगे भेजा, रेवेन्यू आगे भेजा, और इस नगर के प्रमुख को स्थानिक स्थानिक के पास भेजा गया। और स्थानिक ने किसे भेजा, समाहर्ता को भेजा। मैंने आपको बताया था कि जो राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी था उसको पैसा फॉरवर्ड हो जाता, सारा रेवेन्यू यहाँ से कलेक्ट होता था। तो कभी कभी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन था कि ग्राम और नगर के बीच लिंकेज का काम कौन करता था, तो एक अधिकारी का नाम है, उसका नाम था स्थानिक। वो ये अधिकारी हैं जो यहाँ से पैसा कलेक्ट करते थे, गांव से लेकर थे पैसा, और यहाँ कलेक्ट करते थे वो पैसा समाहर्ता को डायरेक्ट भेज देते। ठीक है, समझ में आया। ये क्यों इसलिए पढ़ाया जाता है, ताकि आपको जो रेवेन्यू प्रोसेस है, क्योंकि आप हो सकता है आने वाले समय में अधिकारी बन जाए, तो उस समय जब आप अपने छोटे से अधीनस्थ कर्मचारियों का निरीक्षण करने जाएं, कभी हो सकता है आपके सुपीरियर कभी आपका निरीक्षण करने आ जाए, तो आपको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि वो अधिकारी आए तो उसके पीछे पर्पस क्या हो सकता है, उसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं। आपसे आपके सिलेबस में अपर के अधिकारियों और लोअर के अधिकारियों के कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी आपसे पूछी गई। तो यदि आप इस तरह की जानकारी अपने पास रखेंगे तो कभी भी अपने क्वेश्चन को और ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, तथ्यों के साथ रख सकते कि वह प्रणाली थी तो उस प्रणाली का ऐसे ऐसे उस पद किया ऐसे ऐसे ट्रांसफ्यूजन हो। ठीक है, ये मौर्य हो गया, मौर्योत्तर हो गया, इसकी प्रणाली हमने देखी कि कैसे स्थानीय स्वशासन में इसकी भूमिका रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हो गया मौर्य और मौर्योत्तर हो गया। इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो गुप्त और गुप्तोत्तर काल में मौर्य और मौर्योत्तर काल की विशेषताएं आगे बढ़ती हैं। तो हमने मौर्य देखा और मौर्योत्तर देखा। अब देखेंगे अगला स्टेप है गुप्त और गुप्तोत्तर। इसमें कैसा था, इसमें सिंपल सा क्या था, जब चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी बृहद साम्राज्य की स्थापना की, धीरे धीरे अन्य राज्य से जुड़ते गए तो थोड़ी थोड़ी बदलाव आते गए। देखिए, किसी भी चीज में यदि किसी भी क्षेत्र में स्टेबिलिटी लानी है तो सबसे पहला काम होता था राजाओं का वहां के आम जनता को खुश रखना। यदि आम जनता खुश है तो राजा के खिलाफ बगावत नहीं करेगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा ध्यान लोकल गवर्नेंस पर प्रत्येक राजा ने दिया। अर्थशास्त्र में एक चीज का जिक्र है, कहा जाता था अर्थशास्त्र में, यदि प्रजा सुख है, यदि प्रजा सुखी है तभी राजा सुखी है। समझिए इस बात को, प्रजा सुखी है तभी राजा सुखी है। तो आप किसी भी संदर्भ में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विशेषताओं को उठा के देखेंगे तो यदि कहीं आज की आधुनिक घटनाएं देखेंगे तो कंपैरिजन कर सकते हैं। यदि प्रजा नाखुश है तो उसने बगावत कर दी, कहीं ना कहीं सैन्य शासन प्रणाली लागू है, कहीं ना कहीं रिजल्ट बदल रहे हैं, कहीं कहीं बदलने की पॉसिबिलिटी रहती ही रहती है। तो देखिए गुप्त काल में क्या थी, थोड़ा सा बदलाव हुए थे। देखिए केंद्र तो रहेगा ही, केंद्र में राजा उसका प्रमुख रहेगा ही रहेगा। इसके बाद क्या आएगा, प्रांत आएगा। प्रांत के बाद, प्रांत हो गया, प्रांत का मतलब उस समय राजा था। प्रांत के बाद क्या आएगा, जिला आएगा।
चूंकि उसमें डायरेक्ट नगर आ गया, यदि आप देखिए मौर्य में नगर आ गया था, लेकिन यहां पर क्या आएगा, तहसील आ जाएगी। तहसील जो आप खुद देखते होंगे, जिन्हें वीथी कहा गया था उस समय, गुप्त काल में इसे वीथी कहा गया। और तहसील चूंकि मौर्य में थी नहीं, और नेक्स्ट क्लास, ओके, आपको ठीक है, आपको ये सूचना देनी है कि जैसे आज की क्लास हो गई, कल की क्लास हो गई, रिकॉर्डेड क्लास भी है, और आपको पीडीएफ इसका मिल ही जाता है। तो जितना आज का पढ़ाया हुआ है और जो कल का मैंने क्लास लेक्चर 1 लिया था, तो दोनों में जो जितना इंफॉर्मेशन आपको दी है, तो उस इंफॉर्मेशन का प्रयोग करते हुए हम आपके लिए एमसीक्यू बनाएंगे। तो उसमें बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रखते हैं, और उसमें कुछ आए हुए क्वेश्चनों को भी हम जिक्र कर देंगे कि ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो कल इसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आपको बहुत सारे एमसीक्यू करवाए भी जाए, ताकि आप इसको पढ़ लें, एक बार देख लें, समझ लें, अपनी तैयारी को धार दें। तो कल आपके लिए एमसीक्यू वाला सेक्शन ज़्यादा रहेगा, हो सकता है उसका पीडीएफ भी मिल जाए, तो उसके बारे में हम कल बात करेंगे। लेकिन आज ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेते हैं, ताकि कल ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए। तो देखिए, वहां मौर्य काल में ये प्रणाली नहीं थी, मौर्य में नहीं, लेकिन ये गुप्त और गुप्तोत्तर में तहसील व्यवस्था आ गई थी। जैसे वर्तमान में तहसील आप देख सकते हैं, अपने अपने जिलों में तहसील आपको मिलेगी, छोटी छोटी तहसीलें मिल सकती हैं। तहसील के बाद ही यहाँ पर ग्राम आता था, तहसील के बाद ही ग्राम आता था। तो यदि आप देखें, ये क्या है, ये लोकल गवर्नेंस का भाग है कि नहीं, ये क्या है, ये लोकल गवर्नेंस का भाग, लोकल गवर्नेंस का भाग, इसलिए ये पढ़ाया जा रहा है, ताकि वो लिंकेज बना रहे, क्या परिवर्तन आ रहे हैं, कितने स्टेप में परिवर्तन आ रहे हैं, क्या उसमें कोई बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ रहे आ रहे हैं? इसमें छोटा सा बदलाव भी, और क्या था, इसमें कुछ नहीं। तहसील का मतलब था बहुत सारे गांवों का समूह, जिसका कुछ ना कुछ प्रमुख रहा होगा, तो उसका नाम था विभिपति। इसी तरह जिला को विषयपति में बांटा गया, जो उसका प्रमुख, प्रमुख, इसका भी प्रमुख, विषयपति। प्रांत में उपरिक, या प्रांतपति भी कह सकते थे, प्रांतपति या उपरिक ऐसे ही माना जाता था। और प्रांत वैसे ही थे, उपरिक में वही व्यक्ति नियुक्त किए जाते थे जो बहुत ही कुलीन व्यक्ति थे, बहुत ही एसेट वाले थे, भौतिक सुविधा संपन्न थे, तो मोस्टली राजा को नियुक्त कर देते। तो आप देख रहे हैं कि कैसे वो परिवर्तन आए, कि मौर्य में हो या मौर्योत्तर के बाद हो, गुप्त हो, गुप्तोत्तर के बाद हो, तो ये लोकल गवर्नेंस हर जगह मौजूद थी, लेकिन ये बदलती भी रहती थी, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आता रहता था। ठीक है, यहाँ पर एक चीज छूट गई कि जो ग्राम के प्रधान होता था, जो ग्राम का मुखिया कहलाता था, यहाँ उसे ग्रामिक भी कहते थे, इसे यहाँ महत्तर भी कहते थे। महत्तर यहाँ स्पष्ट रूप से कहा जाता था। और ग्रामिक और महत्तर, इनका काम क्या था, कि इनकी जो नीचे छोटी छोटी समितियां थी, उनके सहयोग से ये अपना कार्य अपने गांव में करवाते थे, समितियों के सहायता से अपना ये काम सहायता से पंचायत और प्रशासन दोनों को दिख, अपना न्याय भी कर देते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, मुखिया जैसे बोलते हैं, ग्राम प्रधान बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। एक हिस्ट्री का क्रम है, जिसमें हिस्ट्री क्रम में लोकल गवर्नेंस का एवोल्यूशन कैसे हुआ। अब हम देख लेते हैं कि जैसे कभी कभी क्वेश्चन हमारे चूंकि इतिहास में चोल साम्राज्य हो या विजयनगर साम्राज्य हो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ऐसी प्रणालियां थी, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बने हैं, पूछा है कि जो कि किस काल में, वर्तमान में जो पंचायती प्रणाली है, उसके साक्ष्य किस किस युग में या किस प्रशासन के दौरान दिखाई देते थे।
तो ऐसा माना जाता कि सबसे अच्छी जो ग्रामीण व्यवस्था थी या ग्राम पंचायती व्यवस्था थी वो चोल काल के समय में। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि कुछ चोल काल से पहले भी कुछ काल आ चुके थे, तो थोड़ा उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रकूट वंश, क्योंकि राष्ट्रकूट वंश के बाद ही चोल वंश का जिक्र है। राष्ट्रकूट वंश, चूंकि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी, वो नहीं पढ़ना, वो हिस्ट्री का पार्ट है। मेरा काम है आपको प्रशासनिक व्यवस्थाओं में कैसे एवोल्यूशन हुआ वो बताना, फिर उसके बाद उसे कैसे लोकल गवर्नेंस आज के समय में डेवलप हुई ब्रिटेन के काल में और आधुनिक काल में। मेरा वो काम है, उस मुद्दे से नहीं भटकना हमें। दंती दुर्ग ने स्थापना की। देखिए कोई भी कार्य होगा तो सबसे पहले क्या होता है, केंद्र होगा। क्या हुआ, केंद्र हुआ। केंद्र के आगे क्या होगा, उस समय व्यवस्थाएं बदली थी। व्यवस्थाएं बदली थी लेकिन सिर्फ नाम बदला था। व्यवस्थाएं वैसी ही थी लेकिन नाम बदलता गया। तो कभी कभी क्वेश्चन उनके नामों से लेकर आ जाते हैं कि जैसे पूछ लेगा कि भुक्ति, पूछ लेगा कि नाडु, पूछ लेगा कि वाल नाडु, पूछ लेगा कि महत्तर, ऐसे ऐसे शब्द होते थे। वो पूछ लेगा कि किस प्रशासन से या किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ था। तो हमें जरूरी होता है कि उसका एवोल्यूशन पीरियड हम देख लें। प्रांत होता था, प्रांत के बाद हम जिला देखें, जिला के बाद यहां आता था भुक्ति, जो सेम वैसा ही था जैसे आप पढ़ेंगे गुप्त काल का जो प्रांत वाला सिस्टम था, वो सेम। वहां प्रांत को भुक्ति भी बोला जाता था, वहां प्रांत को भुक्ति भी बोला जाता था, जिसका प्रमुख मैंने उपरिक बताया। लेकिन वो भुक्ति वर्ड राष्ट्रकूट वंश में बदल गया, उसकी लोकेशन बदल गई। तो ये एवोल्यूशन क्यों आया, इसके पीछे भी छोटे छोटे कारण हैं। इसके पीछे यही था, जो राष्ट्रकूट थे वो सामंती प्रणाली के अधीन अब धीरे धीरे करके आने लगे। तो सामंती प्रणाली के तहत ये होता था कि जो एक सामंत के पास बहुत सारी जमीन होती थी और लोकल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए अपने पास ही ज्यादा से ज्यादा शक्ति रखता था। क्योंकि उस समय गवर्नर के पास सबसे ज्यादा शक्ति होती थी राज्य के बाद, तो इस समय किसके पास शक्ति होने लगी थी, जो वहां का सामंत था। राजा कमजोर होने लगा, इसलिए इक्वल टू मान के चलते हैं कि अब ये भुक्ति जो गांव से जुड़ा हुआ सामंत था उसके पास पावर थी। इसलिए उस वर्ड को यहाँ उन्होंने चेंज करके प्रांत के बाद जिला, जिला के बाद वहां तहसील आता था, वहां तहसील की जगह भुक्ति आ गया। तो इसलिए इसका काम था सिर्फ भू राजस्व की वसूली करेगा और कानून व्यवस्था को देखे, ताकि वहां सुख सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इसके बाद क्या था, सिंपल सी बात है, इसके बाद गांव ही होगा, गांव का एक मुखिया होगा। मुखिया के ही बहुत सारे नाम होते हैं। उस समय मुखिया के साथ उनके कुछ अधिकारी रहते हैं। जैसे आप वर्तमान में ग्राम प्रधान होता है, उससे सरपंच होते हैं और छोटे छोटे अधिकारी उनसे जुड़े रहते हैं, जिसमें सचिव भी हो गए। उस समय कौन थे, प्रमुख रूप में एक पटवारी था। आप ये नाम सुनते होंगे, अभी भी एग्जाम दे रहे होंगे तो कहीं ना कहीं पटवारी वर्ड सुन ही लेते होंगे। तो पटवारी शब्द कहाँ से आया, ये पटवारी हजारों वर्ष पुराना वर्ड है, जो आज भी कहीं ना कहीं उसकी मौजूदगी दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वो रेवेन्यू से रिलेटेड ही होगा, कहीं ना कहीं वो पंचायती सिस्टम से ही रिलेटेड होगा, उसका अंग होगा। इसलिए आपको ये इतने स्ट्रक्चरिंग बताई जा रही है कि कैसे एवोल्यूशन हुआ। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, पूछ लेगा कि पटवारी की व्यवस्था कहाँ से मिलनी शुरू हुई, पूछ लेगा कि राष्ट्रकूट वंश में सबसे प्रमुख पद कौन से था, उसमें कैसे कैसे एवोल्यूशन हुए। तो वो सब चीजें हमें देखनी होगी, ठीक है। राष्ट्रकूट वर्ल्ड में एक चीज नोट करने वाली है, इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ पर अधिकांश जो प्रशासन था उसके लिए छोटी छोटी समितियां बना दी गई। जैसे आप वर्तमान में नगर निगम देखें या नगर पालिका देखें तो उसमें बहुत सारी वर्किंग कमेटी होती है, छोटी छोटी स्थायी समितियां होती हैं, शिक्षा से संबंधित समितियां होती हैं, लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको बढ़ावा देने के लिए संबंधित
वो स्वच्छता से रिलेटेड संबंधित। तो ये समितियां उस समय से ही राष्ट्रकूट वर्ल्ड की सबसे बड़ी विशेषता कही जा सकती है। सबसे बड़ी विशेषता यहां थी इसकी समितियां, क्योंकि समितियों का गठन करके ही उस ग्राम, उस नगर की सभी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। जैसे वर्तमान में आप बहुत सारे देखते होंगे कि अब म्युनिसिपल कोऑपरेशन बनेंगे। वर्तमान में प्रणाली वही है। आप वार्ड समितियां देखिए तो बहुत सारी समितियां उस समय भी थी। तो समिति प्रणाली वर्तमान वर्तमान प्रशासन के लिए, वर्तमान पंचायती राज के लिए एक तरह से इनपुट का काम किया, तो जो वर्तमान में भी चली आ रही है। ठीक है, ये छोटा सा था जिसमें से ये इंपॉर्टेंट एरिया, ये तो ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि चोल साम्राज्य के समय कैसी व्यवस्था थी, क्योंकि चोल साम्राज्य बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हिस्ट्री के नजरिए से भी, और वहां की प्रशासनिक व्यवस्था, उसका अरेंजमेंट, उसकी पंचायती प्रणाली, उसकी न्याय प्रणाली, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा माना जाता है कि जो चोल साम्राज्य है उसकी स्थापना विजयालय ने की थी। मैं आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ बता रहा, बाकी आप बहुत ही ज्यादा होशियार बच्चे हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप पढ़ते ही रहते हैं। ठीक है, चोल साम्राज्य की स्थापना, ऐसा माना जाता है सबसे पहले क्या होगा, केंद्रीय होगा, क्योंकि राजा ही सर्वोसर्वा होता था, केंद्रीय साम्राज्य। इसके बाद क्या होगा, केंद्र के बाद सबसे क्या होगा, प्रांत होंगे, क्योंकि प्रांत को उस समय मंडलम कहा गया। और इसके बाद थोड़ा सा परिवर्तन होना, शब्दों में होना, क्योंकि ये दक्षिण भारत की प्रणाली थी, तो हमारे यहाँ भाषाओं, प्रत्येक भाषाओं का अपना अपना महत्व है, वहाँ की लोकल संस्कृति को अपना अपना महत्व दिया जाता है। तो उस समय जो चोल साम्राज्य था, तो वहाँ शुरुआत की प्रणाली ठीक थी, लेकिन इसके बाद उसके नाम में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आने लगा था। जैसे कोट्टम, इसके बाद कोट्टम, जो एक तरह से जिला व्यवस्था ही कहलाती थी, जिसे वालनाडु भी कहते थे। आप ये वर्ड सुनेंगे, आप जब भी वीपीओ के एग्जाम देंगे तो इस वालनाडु शब्द के बारे में आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, लेकिन ये कोट्टम, कोट्टम के जैसे ही था। इसके बाद आपने कहीं ना कहीं नाडु नाम सुन रखा होगा, ये नाडु है, नाटू नाटू वाला गाना नहीं है जिसके लिए आरआर मूवी के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया, तो नाटू नाटू नहीं है, वो नाडू नाडू है। ठीक है, आप इनके वर्ड समझिए, पेपर में सिंपल से ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि वालनाडु जैसी संस्था या जैसी प्रणाली किस काल में मिलती है, ये किस प्रशासनिक व्यवस्था, ये किस साम्राज्य का भाग थी, सिंपल सा क्वेश्चन होगा। लेकिन जब आप हिस्ट्री में थोड़ा सा तथ्यों को पढ़े होंगे तो आसानी से आप सिर्फ इसकी हिस्ट्री नहीं, बैक हिस्ट्री भी बता सकते हैं, आप ज्ञाता बन जाएंगे यदि आपको थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया है। नाडु के बाद अंततः एक व्यवस्था थी कुर्रमो, जो लगभग मेरा मानना है गांव के इक्विवेलेंट ही थी, गांव की इक्विवेलेंट ही रही। इसके बाद देखते हैं कि इसमें सबसे प्रमुख क्या था, ये मान के चलते हैं क्या हो सकता है, जिला हो सकता है, ये क्या होगा, छोटा सा नगर हो सकता है, ये क्या हो सकता है, एक गांव हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि जो नगर है, नगर में समितियां थी और छोटी छोटी सभाएं थी, तो ऐसा माना जाता है कि जो यहाँ की नगर की समिति थी या नगर की आम सभा थी, आम सभा या लोकल असेंबली बोल सकते हैं, जो कुछ लोगों का समूह होता था, उसे बोला जाता था नगर तार। ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, पूछेगा कि नगर तार का काम क्या था, यह नगर तार व्यवस्था क्या थी, या नगर तार वर्ड का मतलब क्या था, छोटा सा वर्ड होगा लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसी तरह यहाँ की जो लोकल सभा थी उसका नाम रखा गया था नाटूर, बस दो वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वर्ड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके बारे में एक ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स वो क्या है, वो है राजा
परंतक जो चोल साम्राज्य से ही आता था, राजा परंतक का एक बहुत ही फेमस अभिलेख है, उसका नाम था उत्मेरू अभिलेख। इस अभिलेख में बताया गया कि इस प्रशासन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तीन संस्थाएं थी। तीन संस्थाएं कौन कौन सी थी देखते हैं। आपने सुना होगा सभा, आपने सुना होगा और एक और व्यवस्था थी जिसे बोला जाता था नगर या नगरम, जिसके अपने अपने क्षेत्र थे, अपने अपने काम। ये क्वेश्चन यहां से आता है, पूछेगा कि उर व्यवस्था में क्या था या उर का मतलब क्या था, उर किससे संबंधित थे। तो देखिए उर का मतलब क्या, सबसे पहले क्या थे, इनका छोटा छोटा हो गया नाम हो गया, इसके बारे में इनकी डिटेलिंग देख लेते हैं कि डिटेलिंग में सबसे पहले क्या देख लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ सभा, तो सभा के बारे में देख लेते हैं सभा क्या था। सभा का सिंपल से मतलब था जो ब्राह्मण वर्ग था, ब्राह्मण वर्ग के लिए एवं इन्हीं के द्वारा स्थापित संस्था थी, स्थापित इसी स्थापित संस्था थी, ठीक है, स्थापित संस्था थी। जो यह संस्था छोटी छोटी समितियों के माध्यम से, कार्य समिति के माध्यम से अपना काम चलाती थी, और इस कार्य समिति का नाम वारियम या इसी का नाम वेरियम, जिसमें से 30 वार्ड सदस्यों का चुनाव एक गांव से किया जाता। आपके गांव में वार्ड मेंबर होंगे, तो वही है वार्ड सदस्य। इन 30 लोग जाते थे एक गांव से, 30 वार्ड सदस्यों को इस कार्य समिति में प्रतिनिधि के रूप में भेजा जाता था, और ये प्रतिनिधि इस सभा के लिए अपना काम करते थे। ठीक है, आज इतना काफी है, हम अपनी कल क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो आप कोशिश कीजिए अच्छे से अच्छे इसको, अच्छे से वीडियो देखिए, क्लासेस आप अच्छे से देखिए, और कोई सुझाव हो आपका। हाँ ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि देखिए आपके सुझाव बहुमूल्य हैं, आप अपने सुझाव देते रहिए, हमें कमेंट बॉक्स पे लिखते रहिए। क्योंकि हो सकता है आपको पहली क्लास बोरिंग लग रही हो, दूसरी क्लास भी बोरिंग हो सकती है, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत स्ट्रांग होते हैं हर चीज़ में। लेकिन यदि आप एक बार अपना बेस स्ट्रांग कर लेंगे, बेस स्ट्रांग कर लेंगे, तो आपका जो, आपकी जो तैयारी का आधार स्तंभ यदि मजबूत होगा, तो आप किसी भी ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। आपकी तैयारी में गहनता और आ जाएगी, आपके पास तैयारी है, तैयारी का आपका लेवल है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपके ज्ञान पर कभी वो नहीं, संदेह नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको यदि एक बार आधार स्तंभ मजबूत हो गया, तो आप बहुत ऊपर तक जा सकें। क्योंकि आपको बोरिंग लग रहा होगा, क्योंकि अभी नया नया सब लग रहा होगा कि नई नई इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेके आ रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं इतना ज़्यादा। मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं सही ट्रैक पर हूँ, क्योंकि मैं आपको हर चीज़ लिंक करके बता रहा हूँ कि नहीं, इसका व्यवस्था ये, एवोल्यूशन ये है, परंपरागत संस्थाएं कैसे डेवलप हुई, मैंने आपको बताई। आगे नेक्स्ट क्लास देखी जाएगी, कल मिलते हैं।